नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत और अमेरिका की तनातनी की अब तक आपने कई कहानियां सुन ली होंगी, कई वजहें जान ली होंगी, कई तरह के कयास आपके सामने रखे गए होंगे, लेकिन एक बहुत सॉलिड स्टोरी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं और उसी सॉलिड स्टोरी पर करेंगे आज की डिबेट कि असल में चक्कर क्या है। दरअसल इधर उधर की बात करते करते ट्रंप के सलाहकार पीट नवारो असली बात कह गए, जिसे मुद्दे की बात कहते हैं कि असली खींच कहां पर है, असली परेशानी कहां पर है, भारत ने अमेरिका की कौन सी नस दबा दी है। लेकिन इससे पहले कुछ सवाल है। क्या ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमेरिका बर्बादी की कगार पर जाएगा? उसकी विदेश नीति क्या यूएस को आइसोलेट कर देगी, अलग थलग कर देगी? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप टैरिफ के मोर्चे पर बुरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। भारत को सबक सिखाने के चक्कर में अपनी ही लुटिया डुबो बैठे हैं। घर में तो घेर ही चुके हैं, साथ ही अब यूएस की बादशाहत को भी भट्टा लग रहा है, क्योंकि पीएम मोदी अपनी शर्तों के साथ अमेरिका से होने वाले घाटे को अपने हमदर्दों के साथ मिलकर मुनाफे में बदलने की रणनीति में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीट नवारो ने अंदर की कौन सी बात बता दी है? अमेरिका की असली खींच किस बात को लेकर है? डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कहां घूमा? क्यों बेचैन हो गए, विचलित हो गए, परेशान हो गए? क्योंकि टैरिफ की यह कहानी बाकी देशों के साथ भी है, लेकिन इतनी तल्खी नहीं है। आप समझिए कि भारत और अमेरिका कहां पर दो अलग अलग धड़ों पर जाकर खड़े हो जा रहे हैं। अव्वल तो यह कि अमेरिका की चाटुकारिता करने से भारत ने इनकार कर दिया। अमेरिका की ईगो, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को बड़ा ठेस लग गया है। दूसरा है हथियारों का मामला। हथियारों का खेल क्या है, इसे भी समझना होगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर के ऐलान के बाद अमेरिका में तेजी से हालात बदल रहे हैं। इसे तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रशिया के इतिहास में एक बार लेकर चलते हैं। रूस पहले यूएसएसआर था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने 1991 में उसे इतिहास बना दिया और रूस का जन्म हुआ। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ट्रंप गोर्बाचोव के रास्ते पर चल चुके हैं। दोनों की पुरानी तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। कहा जा रहा है ट्रंप अमेरिका को गोर्बाचोव के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो अमेरिका के गोर्बाचोव बनते नजर आ रहे हैं। ट्रंप सिर्फ टैरिफ की वजह से सुर्खियों में नहीं रहते हैं, उनकी हर हरकत सुर्खियां बन जाती है। बड़बोले तो है ही, झूठ बोलने में भी ट्रंप का कोई सानी नहीं है। ताजा घटनाक्रम की आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर में ट्रंप को यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति गोर्बाचोव के साथ दिखाया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि उनकी बदलती नीतियां अमेरिका को गोर्बाचोव के रास्ते पर लेकर चल पड़ी और उनकी सेहत भी उनका साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति वेंस यहां तक कह गए कि अगर राष्ट्रपति को कुछ होता है तो वो राष्ट्रपति की भूमिका में जाने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका के टैरिफ के सामने बिना झुके नई राह तलाश रहे प्रधानमंत्री मोदी, जिसका आगाज जापान से हो चुका है। जापान से ऐतिहासिक डील हो चुकी है। निवेश और कारोबार को बढ़ाने का मसौदा भी साइन हो चुका है, जबकि ट्रंप को अमेरिका में खूब खरी खोटी सुननी पड़ रही है। ट्रंप के पुराने सहयोगी भी भारत से रिश्ते में आई कड़वाहट को अमेरिका के लिए नुकसान का सौदा बता रहे हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है पर्दे के पीछे। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। ट्रंप का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पीटर नवारो जिसे कहते हैं, उनकी सोच में बदलाव आया और उनकी जुबान पर वो बात आ गई जो अब तक अमेरिका कहना नहीं चाह रहा था। अभी तक तो ट्रेड डील की बात कही जा रही थी, ट्रेड डेफिसिट की बात कही जा रही थी, रशियन ऑयल की बात कही जा रही थी और तमाम तरीके की चीजें कही जा रही थी। लेकिन यहां पर पीट नवारो ने कुछ और खुलासा किया। तो शुरुआत के कुछ खुलासे तो वही हैं जो अभी तक वो बोलते आए हैं कि भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन में युद्ध जारी है। अगर भारत तेल लेना बंद कर दे तो वॉर बंद हो जाएगा।
लेकिन जो असली दर्द छुपा हुआ है वो अब जाहिर हुआ है। नवारो का कहना है कि भारत तो अमेरिका से हथियार ही नहीं खरीद रहा है। चूंकि अमेरिका हथियार के मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जितनी भी हथियारों की डील हो वो सब अमेरिका से हो। भारत दुनिया के किसी दूसरे देश से कोई भी हथियार ना ले। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न मीडिया साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने भी राफेल को कितना बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि भारत का फ्रांस के साथ राफेल समझौता भी बहुत सुर्खियों में रहा। और अब हमने राफेल के बाद राफेल एम का समझौता भी कर लिया, राफेल मरीन। यह बात अमेरिका को थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इसके अलावा रूस के साथ रक्षा सौदा है ही। S-400 को लेकर हमने नई डील कर ली है। S-400 की नई डिमांड रख दी है रशिया के सामने। भारत चाहता है कि रक्षा बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अमेरिका को लड़ाकू विमान या दूसरे रक्षा प्रणाली से जुड़े हथियार जो बेचना चाहता है उसको लेकर विचार किया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं कि अमेरिकी हथियार जो विचार में नहीं लाए जाते हैं, लेकिन अमेरिकी हथियार एक तो महंगे बहुत है, ऊपर से अमेरिकी हथियारों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। F-16 को विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसेन से मार गिराया था, आपको याद होगा। अब अमेरिका का F-16 आपके सामने है और कोची में जो F-35 की फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे हैंगर से ले जाया जा रहा है। अब F-16 और F-35 ये दोनों बहुत उन्नत फाइटर जेट है अमेरिका के, लेकिन कोई विश्वास करे तो करे कैसे। पोलैंड में एयर शो चल रहा था, हादसे की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन F-16 बहुत कारगर रहा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए, अमेरिका की चाटुकारिता करनी हो तो F-16 की तारीफ कर दीजिए कि भाई बहुत शानदार फाइटर जेट है, ये कर देता है, वो कर देता है। F-35 की भी तारीफ कर दीजिए कि इसको जो है वो रनवे नहीं चाहिए होता है, वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंड कर जाता है। लेकिन ये हथियार किस काम के है? तस्वीर आपके सामने है। F-16 के क्रैश का एक लंबा इतिहास रहा है, F-35 की तकनीकी खराबी का एक लंबा इतिहास रहा है। ऊपर से ये कॉस्टली इतने हैं कि इनको खरीदने में, इनके मेंटेनेंस में दुनिया भर का खर्चा है। लेकिन इसके मुकाबले राफेल सस्ता पड़ता है, राफेल की विश्वसनीयता है। हमने कई और देशों से कई और सामान लिए हैं। ऐसे सूरत में इंडिया का अमेरिका के हथियारों पर विश्वास करना पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फ्री में देता है, क्या तो उसको आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है? कमाल का मजाक चल रहा है। और उसी F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है, क्या तो कि भारत हमें जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है, हम पर हमला कर रहा है। जो F-16 पाकिस्तान के पास है, वही टेक्नोलॉजी क्यों खरीदे? और इस बात की क्या गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप या आने वाला कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका का वो पाकिस्तान को F-35 नहीं देगा? पाकिस्तान में अमेरिकी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकी बता रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका के कई हथियार वापस आएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजे में कह दिया कि हमारी साझेदारी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के साथ पीएम मोदी ने दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाने के लिए जापान के पीएम को भारत आने का न्योता भी दिया है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद जापान भारत में 6 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगा, जिसके लिए खनिज से जुड़े समझौते पर MOU साइन हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और भारत का दुनिया के विकास में 18% का योगदान है। साथ ही जापान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनाओ और दुनिया के लिए बनाओ, यानी भारत निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हालांकि चाइना पर अभी बैन है, हो सकता है चाइना जा रहे हैं और चाइना में भी भारत यह ऐलान करे कि चाइनीज इन्वेस्टर भी आकर इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं।
रविवार को जिनपिंग से मुलाकात होने वाली, हो सकता है कि पुतिन से भी 1-to-1 मुलाकात हो। कहा जा रहा है कि भारत, रूस, चीन और आईसी की तिकड़ी अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को भी चुनौती देने के लिए तैयार है। इसलिए आज का बड़ा सवाल यह है, क्या हथियारों वाली असली कहानी अमेरिका की जो दिल में थी वो जुबान पर आ गई? और ग्लोबल साउथ में जो डायनामिक्स है वो तेजी से बदल रहे हैं, जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका टैरिफ के आड़ में ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। इसके अलावा हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर भारत बरई जुड़ रहे हैं, चेयरमैन यूएसआईसीएफ। डॉक्टर सीए अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंस गुरु। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जो रुख करूंगा वो हमारे मेहमानों में स्वर्ण सिंह जी का रुख करते हैं, और मैं समझना चाह रहा हूं कि पीट नवारो जो कह रहे हैं कि भारत हमसे हथियार नहीं लेता है और हमने F-35 और F-16 की रिलायबिलिटी अभी दिखाई दर्शकों को, तो सवाल यह है कि क्या ये असली खेल अमेरिकी हथियारों का है? क्योंकि अमेरिका में हथियार और आईटी सर्विसेज, दो ही चीज मेजरली तौर पर हथियार दुनिया को अमेरिका देता है। देखिए, सबसे पहले तो पीटर नवारो कौन है ये थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। हार्वर्ड से उनका पीएचडी है और साउथ कैलिफोर्निया में इकोनॉमिक्स या बिजनेस के प्रोफेसर हैं वो। और 2016 से पहले उनको चीन पर एक विशेषज्ञ की नजर से उनको देखते थे। और जब चुनाव हुआ पहला राष्ट्रपति ट्रंप का, तब से वो राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े खासम खास एक तरह से बन गए। और धीरे धीरे आज हालत ये है कि चाहे वो आप कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करें या ट्रेजरी सेक्रेटरी की बात करें, सबसे ज्यादा जो प्रभाव आज ट्रंप की नीति में है वो आज पीटर नवारो का है। और पीटर नवारो करीब 20 साल से लगातार ये कहते आए हैं, अभी नहीं कह रहे, लगातार कहते आए हैं कि टैरिफ्स को बढ़ाकर अमेरिका को अपने विश्व में प्रभाव बढ़ाना चाहिए। और चीन की लगातार बात करते रहे, फिर 2016 से भारत की भी बात करते रहे। तो जब पहले कार्यकाल में टैरिफ वॉर्स की आप याद करें चीन के साथ हुई थी, उसके पीछे भी पीटर नवारो थे। तो लगातार ये आक्रामक रुख और टैरिफ को लेकर वेपनाइजेशन की जो एक कोशिश है वो हमेशा से उनकी तरफ से रही है। पर आज वो हथियारों की बात उसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यातक है, करीब 25-27% दुनिया के सारे हथियार अमेरिका से ही जाते हैं, और भारत एक बड़े रक्षा उपकरणों के आयातक के रूप में है। हालांकि भारत वर्ल्ड वाइड मार्केट में तो हिस्सेदारी आई थिंक 50% से ज्यादा है अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स की। तो उनकी कोशिश ये है कि किस तरह से लगातार दबाव प्रभाव बनाया जाए। पर आपको ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के हथियार खरीदना ये भारत की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। लगातार क्योंकि भारत रूस से जुड़ा रहा है, उससे पहले सोवियत संघ से जुड़ा रहा है हथियारों को लेकर, तो ये जो शंकाएं हैं अमेरिका के अंदर है कि वो अपनी तकनीक भारत को देना नहीं चाहते, तकनीक हस्तांतरण नहीं करना चाहते। चाहे वो जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात होती है, जीई 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है, भारत उसकी सहायता कर रहा है, तब भी वो हमें तकनीक पहुंचाने में हमेशा उनको शंकाएं बनी रहती हैं। तो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट भारत साइन कर चुका है अमेरिका के साथ। तेजस MK1 में हमें 2 साल से झुलाया हुआ अमेरिका, इंजन देने को तैयार नहीं। अभी हमने जी के साथ G141 इंजन के लिए फिर से $1 बिलियन का डील किया टाटा ने। नहीं, जी का तो अपना दिवालिया हो गया, इसलिए उनकी वजह है कि वो इंजन बनाकर हमें पहुंचा नहीं पा रहे। उसके लिए भी भारत को उनको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि भारत उनको पैसे दे ताकि वो काम शुरू करें और वो इंजन भारत तक पहुंचाए। तो उनकी अपनी उत्पादन में परेशानी है, उनकी अपनी तकनीक हस्तांतरण में परेशानी है। और अब ये जो आपस में तनाव बना हुआ है, इस सब को लेकर ये सब खाली बातें हैं। ऐसा नहीं कि भारत यदि पूछेगा कि हमें F-35
या प्रेडेटर ड्रोन्स चाहिए या कोई दूसरी तकनीक चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो हमें देने को तैयार हो जाएंगे। वो चिंताएं उनकी तरफ से ज्यादा है। भारत ने हमेशा हाथ बढ़ाकर आगे कहा है, 20 साल से लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि रूस के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए, इंडिजनाइजेशन को बढ़ाया जाए, मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाए। पर अमेरिका तो उसमें हिस्सेदारी लेना ही नहीं चाहता। रूस हिस्सेदारी ले रहा है उसमें भी, चाहे वो नवाकार हो, विकास हो, शोध हो, उत्पादन हो। रक्षा उपकरणों में रूस अपना लगातार नीति में बदलाव लाता आया है, जबकि अमेरिका उस तरह से तकनीक का हस्तांतरण नहीं करना चाहता है। इसीलिए भारत यदि उनसे कुछ मांग करेगा भी, तो इतिहास गवाह है कि वो हमें इस तरह की तकनीक देने में हमेशा संकुचित, उनको चिंता रहती है। तो ये खाली कहने की बात है, और उनकी कल क्या बात बदल जाएगी, और हमेशा कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, कहते हैं, लिखते हैं। तो खाली ये डेस्परेट सिचुएशन की मुझे लगता है बात है। उसके पीछे मुद्दा साफ है कि भारत उनको नोबेल प्राइज नहीं लेने दे रहा, उनको ऐसा लगता है। बरई साहब के पास जा रहा हूं। डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन यूएस आईसीएफ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरई साहब, क्या मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की या फिर पीट नवारो की? अच्छा, पीट नवारो के दिमाग में इतना जहर भारत के खिलाफ कहां से आया? कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। अभी कहते हैं आई लव इंडिया, देखो मुझे इंडिया से बड़ा प्यार है, उसके बाद दूसरी लाइन में कहते हैं कि भाई इंडिया जो अमेरिका की बात नहीं मान रहा। देखो, हर देश अपने अपने हित में जो करना चाहिए वो करता है। भारत देश बड़ी महासत्ता बन रहा है, तो उनको अपने हिस्से में जो भी करना चाहिए बेस्ट इंटरेस्ट में वही करना है। हाँ, ट्रम्प साहब को हथियार बेचना है, और अगर भारत के लिए वो डील अच्छा है, वो हथियार की हमें ज़रूरत है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, तो अमेरिका से भी लेना चाहिए, रूस से भी लेना चाहिए, इजराइल से भी लेना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको महासत्ता बनता है, तो जितने हथियार खुद ले सकते हो वो सब हथियार भारत में ही बनाना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये बोलेगा हमने ये बैन लगा दिया, हमने और स्पेयर पार्ट नहीं दिया। तो जितने हथियार भारत में बन सकते हैं वो भारत देश में ही बनाना चाहिए, और फिर उसकी जैसी जरूरत हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसको लेना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी आई है, आज जेफरीज जो इन्वेस्टमेंट बड़ी बैंकर हैं, उन्होंने बोला है कि ट्रंप साहब को ऐसी आशा थी कि वो भारत और पाकिस्तान में समझौता कराएंगे कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन ट्रंप साहब भूल गए कि भारत 5,000 देश पुरानी संस्कृति है, सबसे बड़ी देश है सारी दुनिया में, और सारी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको भी अपना गर्व है। अगर अमेरिका सबसे रिच देश है, फर्स्ट नंबर इकोनॉमी है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भारत को पता है कि भाई आप नंबर 4 इकोनॉमी है तो हमारा मान लो। उनको कुछ भी करना है तो भारत और पाकिस्तान को इक्वल सोचना बंद कर दीजिए। पाकिस्तान तो एक निकम्मा देश है, अपने देश के नागरिकों के लिए भी कुछ नहीं करता है। वो जो करता है मिलिट्री ऑफिसर्स और जो पॉलिटिक्स में है वो सब करप्ट लोग हैं, अपने ही लिए करते हैं। और टेररिज्म में तो पाकिस्तान नंबर 1 देश है। वो भूल गए कि ओसामा बिन लादेन और दूसरे जो टेररिस्ट सारी दुनिया में कर रहे थे वो सब पाकिस्तान से आए थे। तो अगर अमेरिका को कुछ करना है तो पहले पाकिस्तान को बनाना चाहिए कि आप लोकतंत्र हो जाओ, आपके लोगों, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करो और टेररिज्म बंद कर दो। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर को सम्मानित कर रहे हैं, लंच करा रहे हैं व्हाइट हाउस बुलाकर। भारत ऐसे ही थोड़ी नाराज हुआ है। मैं मेजर साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं चुग साहब आपके पास आ रहा हूं। हमने ऐसा नहीं अमेरिका से डिफेंस के सामान नहीं खरीदे, हमने बहुत सारे सामान खरीदे हैं। हाल ही में हमने अपाचे लिया है जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है, हमने चिनूक लिया है जो कि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा कई सारे कार्गो विमान है सेना के पास जो अमेरिका से आए हैं। तो ये हमारी नीति तटस्थ नहीं, हमें जहां से रिलायबल लगता है वहां से लेते हैं। तेल के मामले में भी यही कहानी, हमें जहां सस्ता तेल मिलता है वहां से लेते हैं। ये दादागिरी करना कि नहीं हमसे ही लेना पड़ेगा वरना टैरिफ से हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, ये तो चलने वाला नहीं है। विवेक, आपकी बात बिल्कुल सही है, 100%। आप कुछ बोलने से पहले मैं और सकता हूँ कि विवेक आपका काफी देखता हूँ और मैं हूँ
आप अव्वल नहीं कर रहे हैं, अव्वल काम भी कर रहे हैं, तो हमें पता है आप टैंकर में देश में हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प। देखिए एक बात सामने आई है, वो बड़ी बताइए आप, ये आपके ये एक चीज है। मिर्जा साहब, आपकी आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। मैं एक बार पीसीआर से चेक कराता हूं, तब मैं चुग साहब से जवाब ले लेता हूं। चुग साहब, भारत यूएस का जो व्यापार है, उससे ज्यादा तो यूएस रशिया का व्यापार है, उससे ज्यादा रशिया चाइना का व्यापार है। तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं पूरी दुनिया में, और खुद ही एक्सपोज हुए जा रहे हैं बेवकूफ बना के। नमस्कार है जी, जय भारत है। देखिए, पहले लास्ट हमारे इंटरेक्शन में भी मैंने आपको एक डिफरेंट एंगल बताया था कि गेम कुछ और है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट कोट करता हूँ हेनरी किसिंगर की। हेनरी किसिंगर एक बहुत बड़े क्या कहते हैं डिप्लोमेट रहे हैं यूएस की तरफ से। उनकी स्टेटमेंट है कि इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, एंड साथ में ये भी कहते हैं बट इट इज़ रियली फैटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। ओहो हो, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के आप एनिमी हैं तो डेंजरस है भाई, मगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो और भी ज़्यादा फैटल है। तो अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी शुरू से समझते हैं एक बैकएंड पे जाके कि जो यूएस है वो यूएस एक तरह से डीप स्टेट का एक प्लेयर है। एंग्लो सैक्सन जो लोग हैं वो वहां पे सेटल हुए, जो नेटिव रेड इंडियंस जो थे उनको मारा गया, एंड अल्टीमेटली वहां पे सेटलमेंट के बाद वहां पे एक डीप स्टेट का एक वर्चस्व खड़ा हुआ, जिनका पर्पस ये है कि वर्ल्ड में एक तरह से पैसा और पावर उनके कंट्रोल में हो, जो कि पहले यूके से, पोर्तुगल से, स्पेन से हिस्ट्री गवाह है, वो वहां से कंट्रोल करते थे, वो यूएस से कंट्रोल कर रहे हैं। अब यूएस की पॉलिसी कैसे बनाई है? वो ये बनाई है कि एक तरफ डिप्लोमेसी खेलो और एक तरफ डिवीजन खेलो, यानी कि एक तरफ कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दो और दूसरे कंट्री को हथियार दे दो, ताकि हथियार भी बिकेंगे, और सैंक्शंस लगा के उस कंट्री को डराओ तो वहां से रिसोर्सेज भी निकलेंगे। यानी एक तरफ रिसोर्सेज हथियार लो, वहां पे अपना एयर बेस बना लो, नेवी बेस बना लो, या साथ में वहां पे एक तरह से हम उनसे डील करके एक तरह से वेपन्स की एक तरह से डील कर लें। एंड साथ में ओवरऑल क्या है, अल्टीमेटली यूएस को जितने भी पैसे छापने हैं डॉलर के तौर पे, उसकी जो यूएस ट्रेजरीज हैं वो वर्ल्ड का हर कंट्री डर के मारे हमेशा खरीदता रहे। ये मुद्दा है। अब समझते हैं कि चाइना की पॉलिसी और रशिया की पॉलिसी के तहत क्यों यूएस नाराज रहा और अब इंडिया से नाराज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी यूएस के अगेंस्ट ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल पैदा होता है, जो कि जो यूएसएसआर के तौर पे जब शुरू हुआ तो जॉर्ज सोरोस को खड़ा किया ताकि ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल यूएसएसआर ना कर पाए और वहां पे यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ। यही सेम शी जिनपिंग कर रहा था, इसलिए ट्रंप को खड़ा किया गया बाय द डीप स्टेट, ताकि एक तरह से ऑल्टरनेटिव सिस्टम ना खड़ा हो। यहां पे अब भारत भी ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ही पैदा कर रहा है, जहां पे डीप स्टेट नाराज है ऑब्वियसली। एंड इसका सिंपल एग्जांपल है, जो मेजर नाराजगी ट्रंप की या डीप स्टेट की भारत के अगेंस्ट कहां पे डिप्लॉय हुई? जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में हैंगर में जहां पे F-16 खड़े थे, जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी वीक हमने प्रूफ कर दी कि वो टेक ऑफ भी नहीं कर पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, एंड हमारी सीधा मिसाइल ने अंदाजन, ये ध्यान रहे एयर चीफ मार्शल जी की स्टेटमेंट है, रिपेयर हैंगर में F-16 हमने मारे। रिपेयर हैंगर का मतलब वहां पे अंदाजन 6 से 12 F-16 होंगे जो हमने मारे हैं, क्योंकि नॉर्मली हैंगर्स भी 3 तरह के होते हैं और रिपेयर हैंगर में 1 नहीं 2 नहीं, नॉर्मली 6 से 12 F-16 होते हैं, और वो सारे खत्म, यानी टेक्नोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं टेक ऑफ ही नहीं कर पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और वहां पे कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि उनके एयर स्क्वाड्रन लीडर्स वगैरह कहीं ना कहीं मारे गए हैं, जिसकी स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियली आई नहीं है। वहां से आप समझो उनकी वेपन इंडस्ट्री एकदम से डिक्लाइन मोड में चली गई और भारत की एकदम से उभर के आई। अब साथ में अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है कि यूएस की ना तो जापान के साथ चल रही है ना चाइना के साथ चल रही है, वहां पे कनाडा भी कह रहा है मैं तेरी यूएस ट्रेजरीज बेच दूंगा, यूरोप कह रहा है भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है। अब यूएस लेटेस्ट क्या कर रहा है? साउथ अमेरिका में वेनेजुएला को 4 वॉरशिप्स के साथ घेर रहा है, हर वॉरशिप में 100 मिसाइल्स हैं और साथ में पूरा एयर फ्लीट है। आप सोचो वेनेजुएला जैसे देश के लिए नहीं, मुद्दा यह है पूरा जो साउथ अमेरिका है वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। एंड इन द मीनवाइल एज वी स्पीक, रशिया के 3 सबमरीन्स न्यूक्लियर वाले यूएस के रडार से गायब हैं, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे उभर के निकल आए, क्योंकि रशिया और चाइना की स्टेटमेंट अगेंस्ट यूएस ऑलरेडी वेनेजुएला के काउंटर पे आ चुकी है। यानी कि ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल जब जब एस्टेब्लिश होता है, ये जो डीप स्टेट है बुखला जाती है। ट्रंप, नोवारो, ये सब किरदार हैं, हम सब जानते हैं। नोवारो, स्कॉट बेसेंट, ये सब किसके लोग हैं? स्कॉट बेसेंट अब सारों को पता है जॉर्ज सोरोस का आदमी है। जॉर्ज सोरोस के तो एंटी थे ट्रंप, उन्होंने कहा था मैं जॉर्ज सोरोस को खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा वगैरह वगैरह। तो स्कॉट बेसेंट को क्यों अपने कैबिनेट में रखा हुआ है?
तो ये सब जो है वो गेम सामने से बहुत डिफरेंट दिखती है, पीछे डीप स्टेट बहुत डिफरेंट तरीके से ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है। और लास्ट स्टेटमेंट, इस टाइम पे 2025 के विद इन यूएस के तरफ 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स की जो यूएस की ट्रेजरीज हैं वो वापस रिडेम्पशन के लिए आ रही हैं। या तो रिडीम करोगे या रीफाइनेंस करोगे, रीफाइनेंस के लिए पैसा नहीं है, रिडीम करने के लिए पैसा नहीं है, यूएस बेचारा परेशान है। यानी कि इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं वॉर या तो करनी है या क्रिप्टो करेंसी से अपनी करेंसी को रिप्लेस करना है प्रोग्रामेबल करेंसी से। इसलिए आप देखो पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाना चाहता है और ट्रंप अपना स्टेबल कॉइन ट्रंप कॉइन वहां पे बेचना चाहता है और यहां पे पूरे वर्ल्ड में एक तरह से वॉर सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। ये मुद्दा है जी। अब बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, लेकिन अब इसमें ग्लोबल साउथ की जो हिस्सेदारी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मेजर साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनका ऑडियो भी ठीक कर दिया गया जैसे मुझे जानकारी मिली है। मेजर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। देखिए मुझे ये अच्छी भाषा के हमें पागल जहाज जी को मेजर साहब, अभी भी आपकी आवाज ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई है। मुझे लग रहा है, मैं बेहद माफी चाहूंगा कि आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। मैं दोबारा से एक बार चेक करता हूं। स्वर्णजीत सिंह जी के पास जा रहा हूं। जो बात अमन कह रहे हैं स्वर्ण सिंह जी, और जो बात ग्लोबल साउथ की तरफ दिख रही है, अभी प्रधानमंत्री जापान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर चाइना के साथ मीटिंग होगी। अगर आप आरआईसी को भी देख लीजिए, पहले तो ब्रिक्स में 5 देश थे, अब 11 और जुड़ गए, मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज आ गए। ये भी एक धुक तो लगा ही होगा अमेरिका को कि डॉलर की डिवैल्यूएशन भी ना हो जाए और ब्रिक्स की अपनी करेंसी पर काम ना शुरू हो जाए। अभी हथियारों का रोना रोए, किसी भी चीज का गाना गाए। एक तो डेट तो है ही उनके पास $40 ट्रिलियन का, जो कि उनकी इकोनॉमी साइज का डेट है। दूसरा ये कि अब उनके सामने ब्रिक्स का चैलेंज भी है, जिसको डेड इकोनॉमी बताते हुए घूम रहे हैं। स्वर्ण सिंह जी। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे लगता है जो अमेरिका की कुछ हद तक संकेत दिया अभी अभी, उनकी चिंताएं जो उनके अंदर बड़ी गहरी आर्थिक समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। जैसे उनका कर्ज जो है वो उनके कुल घरेलू उत्पाद से 133% तक पहुंच चुका है। उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आज करीब $1 ट्रिलियन के आसपास का घाटा है। चीन का बिल्कुल उल्टा है, उनका अभी करीब करीब $1 ट्रिलियन का फायदा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो वो चीजें इनको परेशान करती हैं। और आपने जिक्र किया ग्लोबल साउथ का, क्योंकि दुनिया में आपस में जो कनेक्टिविटी है, जो इंटरडिपेंडेंस है, जो अवेयरनेस है एक दूसरे के बारे में, वो बहुत तेजी से बढ़ी है तकनीक के फैलाव से। तो एक पूरा जखीरा देशों का आप मान लें, जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वो तेजी से उनके यहाँ बदलाव आ रहा है। वो प्रयत्नशील हैं, विकासशील भी हैं। तो इसलिए ज्यादातर देश आज ग्लोबल साउथ से अंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पश्चिमी देश हैं, जिन्होंने करीब करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को संभाला हुआ था, चाहे वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बात करें या यूनाइटेड नेशंस की या दूसरी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करें, वो ज्यादातर पश्चिमी देशों, जिनको हम G7 भी कभी कभी कहते हैं, उन देशों के प्रभाव में, दबाव में, कंट्रोल में, काबू में थी। पर उनके चलते आज दुनिया में हर तरह की समस्या हम झेल रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, आतंक की समस्या हो, पेंडेमिक की समस्या हो, रिफ्यूजी लोगों की समस्या हो, या अनइक्वल डेवलपमेंट की समस्या हो। पूरा जो कैपिटल है वो कुछ हाथों में जाता नजर आता है। तो इसलिए ज्यादातर देश विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो जब विकल्प ढूंढते हैं तो उसमें ये आपने ब्रिक्स का जो जिक्र किया, जो ये सब वही आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ब्रिक्स एक बड़ा अच्छा मंच लोगों को लगता है। इसीलिए करीब करीब 40 या 42 देश आज दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि वो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ब्रिक्स के केंद्र में हैं 3 बड़े देश, भारत, चीन और रूस। और आपने जैसे कहा भी कि इसी वीकेंड में थियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन में ये तीनों नेता मिलने वाले हैं। उनमें चीन और रूस का तो पहले से ही नो लिमिट पार्टनरशिप बन चुका है। भारत थोड़ा सा अपना एक तरह से संतुलन बना के चल रहा था कि अमेरिका और उनके साथियों के साथ भी जुड़ा रहेगा, रूस चीन के साथ भी जुड़ा रहेगा। पर ये जो तनाव अभी चल रहा है राष्ट्रपति ट्रंप को
जो नोबेल पीस प्राइज लेने की वजह से मुझे लगता है, बाकी चीजें तो अलग हैं। इस वक्त जो तनाव का मुद्दा है मुझे लगता है वो है। तो भारत को भी एक तरह से मजबूरन आप देखें कि वो रूस, चीन और भारत का जो त्रिकोणीय समीकरण है उसी को वापस तैयार करने में, बनाने में भारत उस तरफ धीरे धीरे जाता हुआ नजर आता है। और ये तीनों देश बहुत बड़ी आवाज हैं ग्लोबल साउथ के। ग्लोबल साउथ के देश इन तीनों देशों को बहुत अच्छे से उन पर निर्भर होना चाहते हैं, उन पर वर्ल्ड विश्वास जीडीपी होता का है उनको। वर्ल्ड जीडीपी का अगर ब्रिक्स देशों के परमानेंट मेंबर और टेम्पररी मेंबर को जोड़ दिया जाए तो लगभग 50 to 55% वर्ल्ड जीडीपी की हिस्सेदारी और वर्ल्ड पॉपुलेशन की 60% जो है वो हिस्सेदारी सिर्फ ब्रिक्स समूह के पास आ जाएगी। तो ऐसे में इकोनॉमिक पावर कंट्रोल तो ब्रिक्स के पास या फिर इन कंट्रीज के पास होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मोनोपोली डॉलर की एक ना एक दिन खत्म होगी जिस हिसाब से। और गोल्ड का जो बैकअप था वो भी अमेरिका नहीं बता रहा है कि उसके पास गोल्ड बैकअप कितने कितनी करेंसीज वो डॉलर से निकाल रहा है या डॉलर्स पे छाप रहा है। तो वो भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़े हिसाब से इसका जवाब चाहेंगे, फिर मैं अमन और मेजर अली शाह आपके पास आ रहा हूँ। जी, कितना बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए ब्रिक्स, बड़े साहब? नहीं, ये तो देखेंगे क्योंकि भारत ने काफी देशों के साथ रुपये में पेमेंट का शुरू कर दिया है और दूसरे देश भी ऐसा चाहते हैं कि डॉलर पर डिपेंडेंस नहीं हुए। लेकिन अभी क्या है कि जो मनी सेंटर बैंक है न्यूयॉर्क की, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है, उसके साथ ही ट्रेडिंग होता है। तो भारत देश को ऐसा कुछ नहीं करना है कि डॉलर को डिस्टेबलाइज करे, लेकिन दूसरी साइड पर जितने ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम हो सकती है, रुपये में हो सकती है, तो वो भी करना चाहिए। अपने देश के लिए सबसे जो ज़्यादा अनुकूल है, सबसे ज़्यादा फायदा कारक है, वही करना चाहिए। अमेरिका के साथ हमको पंगा नहीं लेना है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन उसके साथ जो हमारे हित में है, हमारे फाइनेंशियल हित में, हमारे डिफेंस हित में, हमारे एग्रीकल्चरल हित में, वही करना चाहिए। दोस्ती सबके साथ रखो, लेकिन ट्रम्प साहब की ये जो हमने तो हैबिट है बरई सबको साहब हमने तो इंसल्टिंग दुश्मनी की ही बिहेवियर, नहीं। आप तो हमने अभी तो देख इनफैक्ट रहे अभी हैं। तक लेकिन हमने तो बरई साहब इनफैक्ट अभी तक काउंटर टैरिफ भी नहीं लगाया है। हम तो वही 9-10% के टैरिफ से अभी यूएस से सामान ले रहे हैं। हमने तो कोई दुश्मनी नहीं नहीं, की, ना कोई अपने को रिएक्शन दिया काउंटर अभी तक। टैरिफ नहीं लगाना है। हमने कोई अगर जो रिएक्शन भी कहाँ लगाना, दिया। सवाल तो उधर से उठाए जा रहे हैं, एक्शन उधर से लिया जा रहा है। भारत ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, भारत के नेतृत्व ने, यहां की सरकार ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, जिस सब्र का परिचय दिया है, उसकी दुनिया कायल हो रही है। भारत ने जवाब नहीं देकर भी कई जवाब जो अमेरिका तक पहुंचा दिए हैं। तो हमने तो उकसाने वाली कोई कार्रवाई अभी तक की ही नहीं है, बोला ही नहीं है कुछ। नो, ये भारत ने बहुत अच्छा किया है कि काउंटर टैरिफ नहीं लगाए हैं। मोदी साहब ने वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन के तरह किया है और अमेरिका के काफी लोग बोल रहे हैं कि देखो भारत ने कैसा मैच्योर जवाब दिया है उसका, और भारत की प्रशंसा हो रही है। काफी पॉलिटिशियंस अमेरिका में भी कर रहे हैं। जी, मैं अमन की बात जा रहा हूं। अमन, क्या लगता है आपको, ब्रिक्स एक बड़ा चैलेंज बन रहा है ट्रंप के लिए या यूएस के लिए या डॉलर के लिए? देखिए, मैं जैसे जिक्र कर रहे थे पहले वाले प्रवक्ता बरई साहब, मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, वो शायद बात करना चाह रहे थे ट्रांजैक्शनल रूप में रुपये की पेमेंट शुरू हो गई है। हमें ये समझना पड़ेगा, करेंसी और मनी में फ़र्क है जी। मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो कि हम पहले ज़माने में गोल्ड सिल्वर की बात करते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया गया था और वहीं से करेंसी की बैकिंग गोल्ड के साथ बनी थी। एंड यूएस डॉलर ने अपने आप को ये वर्चस्व दिखाया ब्रेटन वुड्स में, जो स्वर्ण सिंह साहब ने भी जिक्र किया 1945 में, कि जी 70% या 80% गोल्ड रिजर्व्स मेरे पास हैं जी आज। एंड ये गोल्ड का जो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन होता था एज अ मनी के रूप में, आज के बाद फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इसी गोल्ड रूपी पेपर का नाम आज से डॉलर रहेगा। तो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन डॉलर का होगा, मगर गोल्ड मेरे पास पड़ा रहेगा। अब इसके तहत यूएस ऐसा सिग्नल देना चाहता था पूरे वर्ल्ड को कि जो गोल्ड जिसके पास है वही नोट छापेगा एंड वही पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। जापान और जर्मनी बहुत जल्दी उभर के आए, और यहां पे भी ये मैं कहना चाहूंगा कि यूएस ने जानबूझ के जापान और जर्मनी के ऊपर ही मैक्सिमम बॉम्बिंग करी थी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई थी, मगर उसके बाद भी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बिंग और जर्मनी के ऊपर 40 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बॉम्बिंग काहे?
वो इसलिए था ताकि दोबारा उभर ना पाए। और ये 10-15 साल में जब उभरे तो प्रेसिडेंट निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को गोल्ड बैकिंग सिस्टम खत्म कर दिया और फिएट करेंसी शुरू कर दिया। अब मुद्दा जो यहां पे आ रहा है ब्रेटन वुड्स का, आज की डेट में हम डॉलर की बात जहां करते हैं, करेंसी है जी, वो मनी नहीं है। मनी मतलब उसके पीछे बैकिंग किसी का नहीं है। और अब तो चर्चाएं भी हो रही हैं, पिछले 40 साल से यूएस ने अपना गोल्ड का फिजिकल ऑडिट करवाया ही नहीं है। यानी अब तो ये भी बातचीत हो रही है पता नहीं गोल्ड है भी या नहीं। नहीं, और एग्जैक्टली। और जस्ट रिसेंटली जब मई में जितने भी कमोडिटी एक्सचेंज पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड में, उसकी जब फिजिकल डिलीवरी लोग लेने आए, और वो ज्यादा नहीं था, $8 बिलियन का था, उसकी फिजिकल डिलीवरी कॉमेक्स के पास नहीं था, और लंदन के वॉल्ट से गोल्ड निकला और स्विट्जरलैंड में पहले उसको पिघलाया गया, फिर उसकी बार्स दोबारा यूएस के लिए, कॉमेक्स के लिए तैयार करी गई। वहीं पे शक पैदा होना चाहिए कि गोल्ड शायद नहीं है या वो गोल्ड देना नहीं चाहता। अब आते हैं ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स में भी ये जो जी रुपी का लेन देन है या रूबल का लेन देन है या युआन का लेन देन है, ये लेन देन की करेंसी है, मगर इसकी पीछे जो बैकिंग है वो बैकिंग बाय रिसोर्सेज रहेगी, जिसमें विल इंक्लूड गोल्ड। इसलिए आपने देखा होगा आज के डेट में हर देश अपनी नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि भाई साहब मेरे पास भी यहां पे लिथियम निकल आया, अरे मेरे पास ऑयल निकल आया, सर मेरे पास गोल्ड निकल आया। क्योंकि अब ये कंट्रीज डर नहीं रहे। पहले ये इसलिए डिक्लेयर नहीं करते थे क्योंकि यूएस अपनी सैटेलाइट के थ्रू चेक करता था और वहां पे जाके बेस बना लेता था। अब उनको पता है कि बेस वो नहीं बना पाएगा क्योंकि भारत उनको काउंटर स्टैंस दे रहा है। और आप देखें अफ्रीकन कंट्री से लेके आपने जैसे साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज की बात करी है, सब कंट्रीज पहले यूएस से डरते थे, फिर चाइना से डरते थे। अब इनको लगा है कि भारत ऐसा नहीं है और भारत में हमारा पुराना सनातन इकोनॉमिक मॉडल चलता है और वेस्टर्न वर्ल्ड में कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म चलता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया जीडीपी का 50-60% ब्रिक्स के पास है। ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी तो एडम स्मिथ की देन है जी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के मॉडल में। अगर हम देखें, हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं डॉलर्स में, डॉलर का वर्चस्व ही नहीं है, पीछे बैकिंग ही नहीं है जी। तो आज पर कैपिटा इनकम गोल्ड में करना चाहिए ना जी, कि गोल्ड मेट्रिक टन्स में किसके पास पड़ा है या नेचुरल रिसोर्सेज किसके पास है। तो जो ब्रिक्स का जो ये बोलबाला है, जितना ट्रंप यूएस को भारत से दूर करेगा उतना ही भारत इसकी बागडोर संभालेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और जो अफ्रीकन कंट्रीज या जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो चाइना की नहीं सुनते हैं, वो यूएस की सुनना नहीं चाहते हैं, वो भारत जहां कहेगा वहां पे इकट्ठे होंगे। और यानी कि इसका मतलब ये जो ब्रिक्स का मेरे को आने वाले समय जो हेडक्वार्टर है वो भारत में ही दिखता है, और शायद मेरे को लगता है यूनाइटेड नेशंस जैसी कई बॉडीज जो हैं वो रिप्लेस होकर भारत में ही खड़ी हो जाएंगी, मुझे ऐसा समझ आता है। और ये मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कई बार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने, मैं स्वर्ण सिंह जी का इसका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए, मैं थोड़ा सा इस हटकर इससे बात करूंगा। आज की दुनिया में कोई भी देश कह नहीं सकता कि हम सबसे बेहतर हैं। उससे फिर सबको साथ लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये प्रोजेक्शन अपने आप में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकती है। भारत को लगातार ये एक तरह से सामने लाना है कि किस तरह से अपने विकास में वो बाकी देशों का विकास जोड़कर देखता है। और जो वासुदेव कुटुंबकम की आप बात लगातार सुनते हैं कि पूरे विश्व के साथ चलने में, हमारा तो इतिहास में ही अपना ऐसा दर्शन है, दृष्टिकोण है। तो ये कुछ नया नहीं है, भारत की सोच में हमेशा से ही था कि हम सबके साथ मिलकर जुड़कर विकास या शांति या समृद्धि स्थिरता बनाना चाहते हैं। और जैसे किसी भी कुटुंब में आप देखें, हल्की फुल्की परेशानी आती है पर उसको सुलझाने के तरीके अलग होते हैं। वहां आप सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके नहीं उसको सुलझाते हैं। तो ये जो साथ लेकर चलने की कोशिश है, आपने देखा उसका उदाहरण सामने है कि भारत अमेरिका को उसी तनाव या आक्रामक भाषा में जवाब नहीं दे रहा है। बिल्कुल, वो इसका टोक्यो जिक्र में अभी जाकर किस तरह से अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहा है आगे, किस तरह से कहा गया है कि 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा, 50,000 स्किल्ड इंडियंस जाएंगे वहां, उनकी उत्पादन में योगदान देंगे। अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी $69 बिलियन का निवेश होने वाला है भारत में। तो ये जो एक तरह से सकारात्मक रुझान बनाकर आगे बढ़ने का तरीका है, बजाय के नकारात्मक तरीके से आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करके दूसरे को एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश,
उससे बचता हुआ भारत एक देखें कि ये लगातार ये यात्रा जो टोक्यो में है, और उससे ज्यादा आप देखें कि जब चीन की यात्रा होगी तो ये सब जो ट्रंप से बातचीत हो रही है उसका जवाब इन सब में मिलेगा कि किस तरह से विकल्प ढूंढकर भारत अपने विकास को लगातार आगे ले जाना चाहता है। और उस रणनीति में भारत अच्छा, व्हाइट लगातार हाउस में ये तो बड़ा आज कहने दंगा की हो गया कोशिश होगा करेगा कि ये विकास स्वर्ण केवल सिंह भारत का जी। विकास नहीं है, पूरे क्षेत्र का और ये विश्व जो का विकास जापान के उसमें शामिल है। निवेश, ये जो जापान की निवेश की खबर यूएस पहुंची होगी, अब तो वहां पर दिन निकल आया होगा, तो वहाँ तो बड़ा आज व्हाइट हाउस में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही होंगी, चर्चा हो रही होगी, बड़ा दंगे टाइप माहौल होगा, हर कोई एक दूसरी कॉलर पकड़ रहा है। भाई जापान जो है वो इधर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जापान जो है वो निवेश की बात कर रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं भाई साहब वो तो बड़ा आश्वस्त होकर चल रहे होगी कि इंडिया को बैकिंग बड़ा स्ट्रांग है वर्ल्ड से। बेशक यूएस से अभी हालात ठीक नहीं है थोड़े से, लेकिन इनकी बैकिंग बड़ी सॉलिड है। इतने क्राइसिस सिचुएशन में भी जापान के साथ बड़ी बड़ी डील कर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी चिंता होगी। जाहिर है अमेरिका में आपने अभी खबरों में देखा होगा कि पिछले ही कल जो मुख्य सलाहकार हैं, जो व्यापार की संधि की बात करते हैं अमेरिका के साथ, उन्होंने अपनी यात्रा अमेरिका की लास्ट मिनट में रद्द कर दी है। कहा कि अभी कुछ और चीजों में सफाई अफसरशाही के स्तर पर होनी जरूरी है, उसके बाद उनकी यात्रा होगी। तो उनके साथ व्यापार संधि होने के बावजूद भी आप देखें कि अमेरिका और जापान के साथ कुछ ना कुछ तनाव बना हुआ है, और ठीक उसी माहौल में भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और भारत को पेश करते हैं कि दुनिया की आज जो वृद्धि दर है उसमें 18% योगदान भारत का है, तो क्यों नहीं दुनिया निवेश करना चाहेगी भारत में। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, पीट नवारो जो है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिरता प्रेशर की चिंता नहीं है, तो निवेश यहाँ करने से फायदा सब देशों को होगा। पीट तो इसीलिए जापान यहाँ आकर तकनीक का हस्तांतरण करना चाहता है और निवेश भी करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक तरह से टैलेंट का महासागर है, और आज जो जापान है वो तकनीक का महासागर है, तो उनका तालमेल आपस में अमेरिका होना जो ही है चाहिए। वो बर्नर में गैस के जो स्केल है जो उसको बढ़ाता जा रहा है कि भाई प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बने तो सीटी आएगी, और दुनिया के दूसरे कंट्री रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गए, ये कंट्रीज क्या कर रहे होंगे, सीटी निकाल दे रहे हैं कि भाई ना प्रेशर बनेगा ना अमेरिका का प्रेशर काम आएगा। अमन साहब कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद बरई साहब आपके पास आ रहा हूं। था ये बड़ा एक बहुत बड़ा एंगल रहेगा बिकॉज जापान की अभी यूएस ट्रेजरीज में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की होल्डिंग है, एंड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बहुत प्रेशर भी बनाया जापान के ऊपर। जापान ने वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट करी और उसका अंदाजन 80-90% उन्होंने जो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू जो साइड पे जो पैसा बनना था वो यूएस को दिया, एंड 10-20% उन्होंने अपने पास रखा। एंड डिस्पाइट इस टाइम पे जापान की इकोनॉमी की हालत में प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले वो इन्फ्लेशन चाहते थे मगर अब इन्फ्लेशन के कारण ही जापान में प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे, तो मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, बॉन्ड के यील्ड उनके बढ़ रहे हैं एंड साथ में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है जापान में। तो जापान को भी कहीं ऐसी मार्केट चाहिए जहां पे वो एक तरह से अपने पैसे के ऊपर जो रिटर्न जापान में नहीं बना पा रहे हैं वो कहीं और बना पाए, और वो भारत के लिए बढ़िया रहेगा। और साथ में जापान एस्केप करना चाहता है कि मेरे को यूएस की ट्रेजरी में 1.5 ट्रिलियन डॉलर लगा के मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, एंड मेरे को भी धीरे धीरे करके बेचना है। तो ये बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा जी। मतलब कि ये यूएस इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट भी दिखाता है। बराई साहब, वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है बराई साहब। हाँ ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, भारत देश आगे आ रहा है, चीन भी आगे आ गया है एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द होल वर्ल्ड, और ब्राजील भी धीमे धीमे ऊपर आ रहा है। जो दो देश भारत और ब्राजील जिसके पर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है, वो दोनों देश दुनिया की इकोनॉमी में आगे आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रंप साहब तो अभी 3 साल और 3 महीने के लिए ही है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध लास्ट 25-30 साल से अच्छे हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ट्रंप साहब भी आएंगे और जाएंगे और ये दोनों देश के संबंध अच्छे मित्र हो जाएंगे। डेमोक्रेट्स और कभी रिपब्लिकन भी ट्रंप का बता रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये कभी सुनते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अमेरिका भारत के विरुद्ध है।
ये ट्रम्प साहब और उसके जो सलाहकार हैं नवारो, जो सब उसको टैरिफ 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 बता रहे हैं, वो भी आएंगे और जाएंगे, और दोनों देश के संबंध दोनों देश के लिए, मित्रों के लिए अच्छे हो जाएंगे। नहीं, लेकिन इससे क्या वाकई अमेरिका के इकोनॉमी को कोई फायदा दिखता है अमन आपको, जो जिस नीति पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं? एक शॉर्ट आंसर चाहूंगा आपसे। देखिए, मैं क्विक वाला यूं बोलना चाहूंगा कि हाँ, बिल्कुल बात बरई साहब की भी सही है, टोटली मैं एग्री तो नहीं करूंगा, बट मैं इतना जरूर एग्री करूंगा कि हम चाइना के ऊपर भी पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है ब्रिक्स में हम कहेंगे ये चाइना मेरा दोस्त बन गया। आने वाले समय में चाइना वापस पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी दोबारा पार्ट 2 रचना शुरू होनी है, और मेरे को लगता है सितंबर अक्टूबर में ये चर्चाएं आसिम मुनीर की जो वहां पे चल रही है, और ये ईरान का भी अभी गर्मी चल रही है, तो मेरे को लगता है ईरान काउंटर, भारत पाकिस्तान काउंटर दोबारा कहीं ना कहीं गर्म होगा, और वहां पे फिर हम देखेंगे चाइना यूएस फिर सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना के ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं, बट यस, जितना ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, देखिए जो आज वो बोलता है फिर कल को वो चेंज कर देता है, मैं फिर भी यूं कहूंगा जी, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट से थोड़े बेहतर हैं फॉर भारत, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डीप स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, और वो कहीं ना कहीं वैसा अनरेस्ट चाहते हैं जो उन्होंने हमारे लेफ्ट राइट कंट्रीज में ऑलरेडी पैदा करके दिखाया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं बांग्लादेश में भी जो अनरेस्ट है, या श्रीलंका में भी जो अनरेस्ट है, वो सब डेमोक्रेट्स द्वारा था, जो कि डीप स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल था। ट्रंप साहब इज अ प्योर बिजनेसमैन, एंड ऑब्वियसली मैं समझूंगा उनको बिजनेसमैन है, मगर वो बिजनेस उनको करना आ नहीं रहा है। जी। तो उसके तहत ही स्टिल बेटर देन द डेमोक्रेट्स, क्योंकि वो एटलीस्ट वो सत्ता पलटने में या वो डीप स्टेट का एजेंडा पूरा निभाने में शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए मेरे को लगता है उनको जो टारगेट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं उस पे ऊपर पूरे उभर नहीं रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं उनके वहां पे चैलेंज रहेगा आने वाले समय। आप देखेंगे यूएस के विद इन सिविल अनरेस्ट, राइट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो फाइनेंसिंग चल रही थी डॉलर से, यूएस ट्रेजरी से, वो हो नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट रिजीम भी आपको याद होगा, उनके जाते जाते ये सिविल अनरेस्ट, व्हाइट हाउस पर हमला, और जगह जगह रॉयट्स, और पता नहीं हमने क्या क्या सिचुएशन देखा। अभी अप्रैल मई की सिचुएशन आप देखिए, पूरे अमेरिका में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। न्यूयॉर्क में एक बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां पर भी अनरेस्ट है, और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर वहां के लोग बहुत खुश हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।